यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिं प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को हरिओम, नमस्ते, स्वागत है सुरवाणी विलास की हिंदी कक्षा में। आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज द्वितीय कक्षा है हमारी। आशा है आपको आज का पाठ भी आपको उपयोगी होगा और आप संस्कृत सीखने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ेंगे, इसकी पूरी अभिलाषा करते हुए, कामना करती हुई मैं आज के पाठ में प्रविष्ट होती हूँ। तो हमने पिछले सप्ताह को अक्षरों के बारे में जाना। अक्षरमाला, उसमें किस अक्षर को हम कहाँ गलत उच्चारण करते हैं और उसको कैसे सुधारा जाए और उसका सही उच्चारण क्या है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए आगे बढ़ के गए। फिर मैंने कहा एक और कक्षा लगेगी ये पूरा खत्म करने के लिए, ठीक है। तो उसी दिशा में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने ये भी जाना कि महाप्राण क्या है, अल्प प्राण क्या है और वर्ग पंचम अक्षर क्या है, स्पर्श अक्षर कौन से हैं, स्पच हल कौन से हैं, स्वराक्षर कौन से हैं, ये सब हमने अपना धीरे धीरे से हम लोग करते हुए वहां तक पहुंचे। अभी हम आज गुणिताक्षर पढ़ते हैं। गुणित करना, गुणन करना का अर्थ होता है उसको मल्टीप्लाई। एक्चुअली गुणना बोले तो मल्टीप्लाई ही उसको बोलते हैं। तो किसी चीज को जैसे 12 खड़ी हिंदी में बोलते हैं उसको, और मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जैसे होते हैं, ये भी कुछ उसी प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़े से प्लस लगाकर हम बोलते हैं, पर कुछ में तो एक्चुअली वहां पर मल्टीप्लाई ही हो रहा है, पर ठीक है, लेट अस कॉल इट 12 खड़ी। संस्कृत में इसको गुणिताक्षर या स्वराक्षर बोलते हैं, पर स्वराक्षर अच्छा शब्द नहीं है तो हम गुणिताक्षर ही लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या जानना है, तो बस एक आयरनिंग के लिए, बस एक थोड़ा मतलब कंप्लीटली हमने एक चीज के बारे में जान लिया और उसमें कुछ आइडिया बाकी नहीं रह गया है, इतना आश्वासन के लिए ये है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये 3 है, ठीक है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये 3 स्वरों के गुण है, ठीक है, स्वरों के लक्षण है। ह्रस्व दीर्घ प्लुताः। तो ह्रस्व होता है 1 मात्रा काल का, ठीक है, 1 मात्रा का ह्रस्व, फिर 2 मात्रा का दीर्घ, ठीक है, उसके बाद प्लुत होता है 3 मात्रा का प्लुत होता है। तो प्लुत का अधिक हम लोग भाषा में, लेखन में प्रयोग नहीं करते हैं। भाषा में मौखिक भाषा में उसका बहुत प्रयोग होता है। कैसे? वो हम जब किसको बुलाते, अरे रामा तू कहाँ है, रामा बोला ना, तो वो रामा आ 3 है उसमें। जैसे रामा 1 मात्रा, रामा 2 मात्रा, हे रामा 3 मात्रा, उससे भी ज्यादा कभी कभी। तो 3 मात्रा तक का शास्त्र बताता है हमको, पाणिनीय व्याकरण में इसका प्रस्ताव आता है ह्रस्व दीर्घ प्लुतों का, ठीक है। तो संबोधना में प्लुत होता है और कभी कभी कुछ व्याकरण के कार्यवाही होती है, वहां पर होता है, तो उसके बारे में हमें अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और उसको सूचित करने के लिए क्या करते हैं, प्लुत को कैसे सूचित करते हैं, इसके लिए तो चलो दीर्घ है, ये है, तो इसमें हम लोग हिंदी का जो देवनागरी का अक्षर है 3, वो डालते हैं, ठीक है। तो उससे इस प्रकार प्लुत को किया जाता। अ के बगल में आपको 3 दिखा या ई के बगल में आपको 3 दिखा, तो प्रायः अ के बगल में ही होता है वो। हरी बोलेंगे तो हे हरी ऐसा बोला, फिर ई 3 लिखा हमने वहां पर,
3 की संख्या डाली, तो वो प्लुत को सूचित करने का एक तरीका है। उसका अधिक हमको संस्कृत में भी अधिक प्रयोग इसका नहीं दिखता है, इसलिए हम नॉर्मल भाषा के स्तर पर तो हम उसके बारे में चर्चा करना भी कोई उपयोगी नहीं है। तो एक मात्रो भवेत् ह्रस्वः, ऐसा एक श्लोक भी है, वो मैं बाद में आपको देने का प्रयास करती हूँ। तो इसके बाद 1 मिनट में देखती हूँ, अगर मिल गया तो अभी दे देती हूँ। इसके बाद का अंश है ये, एक एक चीज को देखते हैं। जैसे का ये एक ब्लॉक हुआ, की एक ब्लॉक हुआ, कु एक ब्लॉक, कृ फिर क्ल का एक ही है, ठीक है। के कई एक्चुअली ये भी एक ब्लॉक है, लेकिन ये 2 अलग अलग अक्षर है एक्चुअली। के बाद कई ये एक ब्लॉक नहीं है, फिर भी हम इसको एक ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। फिर को कौ, कम कहा तो कुछ होते नहीं है एक्चुअली, वो अनुस्वार और विसर्ग ही है, पर हमको आदत पड़ गई है इसलिए इनको भी हमने साथ में रख लिया है, ठीक है। तो ये होती है गुणिताक्षरों की सूची, बस इतने ही हैं। जैसे मैंने बोला दक्षिण में ए ओ ह्रस्व भी होते हैं, तो देवनागरी में वो नहीं होते, संस्कृत में नहीं होते हैं, तो उसको के को ऐसा दीर्घ ही बोलेंगे, वो द्विमात्रा काल के ही होते हैं, ठीक है। ऐसा फिर ये एक्चुअली 2 अक्षरों का अनुबंध है, क्योंकि हमने ये लिखा है, एक्चुअली इसको ऐसा लिखना चाहिए, लेकिन ये बात गुणिताक्षर ही है, ये भी गुणिताक्षर ही है, क के साथ अ मिला हुआ है ना, इसीलिए व्यंजन को हम बोल नहीं सकते, इसीलिए उसको क बोल के छोड़ नहीं सकते, अतः उसमें आ मिलकर हम बोलते हैं का, खा, गा, घा, इस प्रकार, ठीक है। तो वैसे वो व्यंजन अक्षर ये हमेशा याद रखें, आधा मात्रा के होते हैं व्यंजन, आधा मात्रा के, तो 1/2 होते हैं ये, 1/2 मात्रा व्यंजन का होता है उच्चारण काल, ठीक है। तो उसको हम बोल भी नहीं पाते हैं, ठीक है। बोल क्यों नहीं पाते, क्योंकि उस वहां तक हमारा रुक नहीं सकता, क ज ट इस प्रकार नहीं बोल पाते हैं, बोल तो सकते हैं लेकिन वो सही नहीं, भाषा में उसका सही अभिव्यक्ति हो नहीं पाती है, इसलिए का, गा, इस प्रकार हम पूर्ण रूप से इसको बोलते हैं। तो ये हो गया गुणिताक्षरों के बारे में एक छोटा सा ये परिचय, ठीक है। फिर ऐसे ही इसी प्रकार बाकी अक्षरों के भी होते हैं, जैसे ग का हुआ, घ का हुआ, च का हुआ, बस र कार का एक थोड़ा सा अलग होता है, र, रा, री, री, रु, रू, इसके मात्राएं थोड़ी सी अलग होती हैं, इसके बारे में अधिकतर लोग इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। दीर्घ के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए, मैंने हिंदी भाषियों के इसमें ही मैंने देखा कि अधिकतर इन दोनों में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो दीर्घ में एक छोटा सा लाइन आपको दिखेगा, उसके बाद शून्य एक छोटा सा कर्व दिखेगा कर्व के साथ, लेकिन छोटी ओ की मात्रा में केवल एक कर्व है, वो जो उसका लगा हुआ वो डंडा है, छोटा सा डंडा, वो नहीं है, ठीक है। इस प्रकार रू रू, फिर रू को कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही मुख्य विषय है, इसको लिखते समय हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि रू का जो है वो इस प्रकार रू, इसलिए निरुति आपने शब्द सुना होगा, निरुति शब्द में ऐसे ही हमको लिखा हुआ दिखता है। तो निरुति एक वो दिशा का देवता है ना, निरुति दिशा है, तो उसको इस प्रकार लिखना चाहिए, ठीक है, निरुति। तो बस वो एक ही शब्द है जहां पर हम इसको दिखा सकते हैं, तो ये लेखन का ही ये तरीका है, रू, फिर र के साथ लू नहीं होता है, ठीक है, रलू नहीं है, रे, रई, रो, रऊ, रम, रहा, ठीक है, ये हो जाता है। फिर ये हर अक्षर के साथ इसी प्रकार अ, ई, उ, फिर र, ए, ऐ, ओ, औ, अम, अह ये लगते हैं। लू, ये जो लू अक्षर है वो केवल क में है, इसलिए मैंने सिर्फ क में लगाया, बाकी में ये होता ही नहीं है, तो उसका प्रयोग सीख कर भी कोई आवश्यकता नहीं, सीखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। ये हो गया, इसका होने के बाद हम अगले इस पर पहुंचते हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप है, गुणिताक्षर खत्म हो गए, ये सब थे, ये सब क्या था, ये सब था गुणिताक्षर, ठीक है, गुणिताक्षरों का प्रस्ताव था, गुणिताक्षराणि। अब ये है अपना द्वित्वाक्षराणि, संयुक्ताक्षराणि, ठीक है। अब वो स्वर के संबंधित वो सब खत्म हो गया है, अभी सिर्फ व्यंजनों का है, ये केवल व्यंजनों का प्रस्ताव है, ठीक है।
केवल व्यंजनानां प्रस्तावः। केवल व्यंजनानि ये एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक है। जुड़कर कैसे, बीच में का स्वर उड़ जाता है, बीच का जो स्वर है जो हम उच्चारण के लिए जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो उड़ जाता है, मतलब वो निकल जाता है। निकलने के कारण क्या होता है, वो परस्पर आश्लेष कर लेते हैं, तो वो संहिता अत्यंत सन्निहिता परसन्निकर्षः संहिता। तो परह परह बोले तो अत्यंत सन्निकर्ष, कोई भी व्यवधान नहीं है बीच में अक्षर के, उस समय ये आपस में ऐसे जुड़ के इस प्रकार बनते हैं। भाई अब लेखन की शैलियां अलग अलग है, ठीक है, लेखन की शैलियां अलग अलग है। तो कभी कभी हम मंगल फॉन्ट में लिखेंगे तो आपको एक और इसमें आपको दिखेगा, कभी कभी वो जुड़े हुए नहीं रहते हैं, इस प्रकार अलग से लिखता है वो क्व, क पे क लिखा तो ऐसा। तो ये केवल लेखन शैली का मात्र का भेद है, उसमें अक्षर में और प्रोनाउंसिएशन में कोई भेद नहीं होता है, ठीक है। तो ये एक बात बहुत आवश्यक बात है। अधिकतर लोग फॉन्ट्स देखकर, वैसे देवनागरी आपके लिए कोई नई लिपि नहीं है, फिर भी इसके बारे में बताना केवल एक कंप्लीटनेस के लिए है, सिखाने के लिए नहीं। पर फॉन्ट से रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे अक्षरों में, प्रिंटिंग में आपको अलग अलग से ये दिखेंगे ना, तो इसके लिए आपको इसका पूरा जानकारी दी जा रही है, ठीक है। इसका होने के बाद अभी हम इसके 5 तरह के हम लोग बता सकते हैं, जिसमें द्वित्वाक्षर जो है वो 5 तरह के जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं वो एक बार हम लोग, वो 5 के तरह क्या क्या है एक बार हम उसको देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक सेकंड रुकिए। उसमें जिस जहां पर वो स्थान लगता है, वो आके जहां पर लगता है उसमें 5 तरह के हम लोगों को दिखते हैं, ठीक है। तो वो कितने ये होते हैं वो देखते हैं। तो जब वो एक 2 तरह का बनता है, द्वित्वाक्षर संयुक्ताक्षर। तो द्वित्वाक्षर होता है उसी अक्षर पे उसी अक्षर का आना, ठीक है, और संयुक्ताक्षर होता है उस अक्षर पे दूसरे अक्षर का आना। तो ये क्व संयुक्ताक्षर है, क पे क द्वित्वाक्षर है, ठीक है, क पे क है द्वित्वाक्षर और क पे व है संयुक्ताक्षर, ठीक है, संयुक्ताक्षर, संयुक्त ऐसा। ये जो अक्षर आप देख रहे हैं इसमें ये सब भी दिखते तो ये अलग अक्षर जैसे हैं, पर ये एक्चुअली संयुक्ताक्षर ही है, ठीक है। जैसे क्ष हुआ तो क्ष होता है क पे श, ठीक है, क पे श होता है ये क्ष ऐसा लिखने का, एक मिनट, हाँ इस प्रकार, ठीक है, क पे श होता है। जैसे आपने देखा मैंने कुछ म लिखने का प्रयास किया तो ये बदल गया, तो ये क श म ये है, तो ये क्ष, क पे श हो तो वो क्ष अक्षर बनता है। इसके बाद त्र, एक्चुअली ये त प्लस र है, ठीक है, त प्लस र प्लस अ, अंत में आ तो होता ही है, क प्लस श प्लस अ, ये पहला वाला हुआ। उसके बाद हुआ त प्लस र प्लस अ, त्र। फिर ज्ञ होता है, ये सबसे ही नोटोरियस है, मतलब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, इसका जो उच्चारण है उसमें ना लोग इतना सारा भेद कर देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानना आवश्यक है। ज पे न्य बैठा तो उसको ज्ञान बोलते हैं लोग, ये बोलते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है, इसको हमें भूल जाना चाहिए, ज्ञान है ही नहीं, ठीक है, ज्ञान नहीं बोलना चाहिए इसको, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, ये बोलते हैं ज्ञान, ठीक है, ये भी सही नहीं है, न ज्ञान सही है न ज्ञान सही है। तो फिर क्या सही है, तो आप जा बोलने का प्रयास करें और ज न बोले, न्य डायरेक्ट बोले, ठीक है। आप जा बोलने का प्रयास करें, इसको अलग से लिखती हूँ, आप जा बोलने का प्रयास करें, ज न्य बोले फिर, ठीक है, ज्ञान। तो यहाँ पर ज का अंश सुनाई दे रहा है, लेकिन वो जा का अंश सुनाई नहीं देना चाहिए, ज्ञान ज्ञान, जा की कोशिश होगी पर जा नहीं बोलेंगे, ज्ञान, तो ज्ञान ज्ञान, तो वहां पर ग का कोई स्थान नहीं है। और कुछ मराठी भाषी प्रायः वो ध्यान बोलते हैं इसको, ज्ञान, सॉरी,
तो इसको वो लोग ध्यान बोलते हैं, जो वो भी सही नहीं है, दनिया नहीं है ये। ज अक्षर आप सीधा देखें, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं गलत बोल रही हूँ। आज मैं अभी इसको आपके सामने इसको मैं मिला के दिखाती हूँ, ठीक है। आपके सामने मैं इसको मिलाऊंगी, देखिए, ठीक है। मैं गलत बोल रही हूँ, पर फॉन्ट्स बनाने वाले तो इस पर रिसर्च करके बनाए हैं ना। तो वो कैसे बना, आपके सामने बना रही हूँ। ज लिखा मैंने, फिर मैंने न्य लिखा, तो वो ज बन गया। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि ये ना ही ज्ञान है, ना ही ज्ञान है, ना ही ज्ञान है। तो ये क्या है, ये ज्ञान, ज्ञान है, ठीक है। ज बोलने की कोशिश होगी, न्य बोलेंगे, बस खत्म, ज्ञान। फिर आते हैं इस पर, ये इसमें इस अक्षर में है द प्लस य, ठीक है। द और य है, अभी इसको नीचे लिखती हूँ, द प्लस य, द्य, ठीक है। इसको मिला के लिखेंगे विद्या, द्योति, द्योतक इत्यादि में ये आता है द प्लस य प्लस अ, ठीक है। तो वो अंत में होगा। या फिर आप जो जोड़ेंगे, इस पर द्या लिखना है तो आ लिखिए, फिर ये हो जाएगा ये, ठीक है। तो अंत में जो स्वर होगा उसको लिखेंगे, द्या। फिर श्व, श्व है श प्लस व, ठीक है। श प्लस व, श्व। लेकिन आपने देखा कि वो श पे व कैसा है। अभी मैं मंगल फॉन्ट में आपको लिख के दिखाती हूँ, एक्चुअली वो क्या है दिखेगा आपको, 1 सेकेंड। देखा, ये एक्चुअली ये लेटर है, इसीलिए मंगल फॉन्ट इज नॉट फॉर संस्कृत। संस्कृत है तो इस प्रकार अक्षर लेखन की ये सारी चीजें आती है। क्त, क्त के भी अलग बना है, हाँ, इसका भी प्रस्ताव करना पड़ेगा, क्त, ठीक है। श्व, फिर उसके बाद श्र, श्र में भी वो परिवर्तित हो गया, मतलब इस फॉर्म में ऐसे एक कर्व के साथ, एक सर्कल के साथ दो उसके टेल्स, ठीक है। इस प्रकार एक रिबन, फोल्डेड रिबन जैसा उसका आकृति बन जाती है ये वाली, ठीक है। श्र, फिर मतलब ये नॉर्मली श को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, वो आएगा भी नहीं, ठीक है। वो इसी प्रकार आएगा, नॉर्मल श ऐसा ही रहेगा, लेकिन वो संयुक्त अक्षर लिखते समय ऐसा हो जाएगा। फिर प्र, ये प्र है, व्र है, सारे रकार से संबंधित जो भी है वो रकार एक्चुअली प पे, एक मिनट, वो प और ल र अलग अलग से आता है, ठीक है। प में प का ये जो डंडा है निकल जाता है और वो र इससे जुड़ता है कभी कभी, ठीक है। तो वो एक्चुअली लेखन का है, पर हम जब प और र को जोड़ेंगे तो इस प्रकार नीचे आके एक स्लैश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो वो प्र है। प्र ही नहीं, रा के जो जितने भी रा सेकंड लेटर रहता है, ठीक है। ये र हो गया है द्वितीय अक्षर, ठीक है। तो ये जो ये आएगा तो इस प्रकार इसका रूप बदल जाएगा, ठीक है। हो गया प्र, हो गया क्त, क्त में क्या है, क और क्त, क प्लस त प्लस अ, क्त, ठीक है। ये तो इसको देखकर आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे कि ये क्या है, ये तो त पे त जैसा दिख रहा है। हाँ सही है, पर ये क का अंश है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक्सटेंडेड डंडा है ना, ये छोटा सा हॉरिजॉन्टल वाला छोटा सा, वो एक्चुअली क का ही अंश है, ठीक है। क पे ये क का द्वितीय अंश है, ये क पे आधा अक्षर त का आ गया, ठीक है। ये तो इतने सारे संयुक्त अक्षर हमको लिखेंगे। एक और है, लेखन के कारण से उच्चारण की त्रुटियां कैसे होती हैं, ठीक है। लेखन के कारण से, सहस्र है एक्चुअली ये, आजकल लोग ना पता नहीं उनको क्या हो गया, सहस्त्र बोलने लगे हैं। अरे भाई ये सहस्त्र नहीं है, ये स्र है, ठीक है। सहस्र, स्र शब्द है हिंदी में, मतलब स पे र, ठीक है। स र अ, ये स्र है, तो ये बन रहा है त्र जैसा, ठीक है। तो ये इसका साम्य देखिए, इसको देखकर ये लोग क्या कर रहे हैं, स पे त लगाकर उस पे र लगा रहे हैं। देखा, अगर आप स पे त्र लगाएंगे तो ऐसा दिखेगा। ये क्या ऐसा दिख रहा है, इसमें दो नहीं है ना, इसमें तो एक ही दिख रहा है आपको। तो ये हो गया स्र, ये हो गया स्त्र, ठीक है। स प्लस त्र इज इक्वल टू स्त्र। तो सहस्र में स्त्र नहीं है, तो ये आप लोग इस क्लास में आने के बाद, अगर आप अभी तक आप त्रुटि नहीं करते तो बहुत बढ़िया है, अगर आपको नहीं पता था, आप अभी तक कर रहे थे, तो उसको तुरंत आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये ठीक है, इसके उच्चारण त्रुटियां ये सब हो जाती हैं। अब हम उन 5 वैरायटीज का
कैसे करना है एक बार हम करके देखते हैं। 5 वैरायटीज का ऊपर नीचे लिखने का स्टाइल कैसा रहता है वो एक बार हम लोग कोशिश करते हैं जानने की। ठीक है, द फर्स्ट काइंड में क्या है, वो अक्षर है, प्रथम वर्ण जो है आधा हो जाता है और द्वितीय वर्ण पूरा लिखा जाता है। ठीक है, उसमें है पहला वाला हम लोग लिखते हैं ख्या। ठीक है, ख्या लिया तो खा आधा हो गया, या पूरा दिख रहा है, ये फर्स्ट वैरायटी का है। ठीक है, फर्स्ट वैरायटी का ख प्लस य, ठीक है, इक्वल टू प्लस अ इक्वल टू ख्य। ठीक है, तो ये ख्य पहला वैरायटी का है जहां पर पहला अक्षर आधा होता है। ठीक है, प्रथमाक्षरम अर्धम भवति। ठीक है, अब हम द्वितीय अक्षर पे आते हैं, द्वितीय वैरायटी पे आते हैं। द्वितीय वैरायटी जो है वो होता है अपना दूसरा व्यंजन आधा हो जाता है। ठीक है, तो अभी हमने एक उदाहरण उसका देखा, क प्लस व, ठीक है, प्लस अ इक्वल टू क्वा। ठीक है, ये होता है क्वा, मतलब एक उसके नीचे आके हम लोग लिखते हैं। इसका होने के बाद हम तीसरे इस पर आते हैं। ठीक है, तीसरा वैरायटी होता है वो नीचे कुछ और फॉर्म में बन जाता है, नीचे ही लिखा जाता है पर उसका जो है परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो वो होता है क प्लस य। ठीक है, तो वो होता है इस प्रकार। ठीक है, आप देखते हैं कि दूसरे अक्षर में थोड़ा परिवर्तन आ गया है, ये क्या। ठीक है, उसके बाद चौथा वैरायटी होता है ये रेफ, रेफ जो लिखते हैं उसको लिखने का तरीका। रेफ जो अगर पहले आता है, रेफ र प्लस वाला फॉर्मूला है। ठीक है, र प्लस है तो उस स्थिति में क्या होता है, जैसे र प्रथम अक्षर है उसके बाद कोई और अक्षर आए तो र का पूरा वो बदल जाता है और वो कहाँ जाके बैठता है, वो जाके बैठता है सर के ऊपर। ठीक है, इस प्रकार सर का, तो वो जो ऊपर आप देख रहे हैं मुड़ा हुआ वो क्या अंश है, वो र का ही अंश है। ठीक है, इस प्रकार ऊपर लिखने का एक है। दूसरा है प्लस र वाला। ठीक है, अगर प्लस प्लस र हुआ मतलब पहला अक्षर कुछ और र द्वितीय है तो उसमें तो हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, ये होता है इस प्रकार क्र। ठीक है, ये अलग है, जैसे ये क्वा से क्र अलग है, ये वैरायटी से ये वैरायटी से आप कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये अधः लिख्यते। ठीक है, ये अधः लिख्यते पर अक्षर में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अधः लिख्यते अक्षरे परिवर्तनम नास्ति, यहाँ पर क्या है अक्षरे परिवर्तनम अस्ति। ठीक है, इधर क्या है ऊपर। ठीक है, ऊर्ध्वे लिख्यते, फिर ये है ये केवल रकार का। ठीक है, रेफस्य, ये केवल रेफ का ही अलग है। ठीक है, फिर इसके बाद होता है नेक्स्ट वैरायटी। नेक्स्ट वैरायटी इस प्रभेद में क्या होता है, पूरा अक्षर ही नया बन जाता है जो हमने पहले देखा है। ठीक है, एक क्ष है, क प्लस श इक्वल टू श। ठीक है, श ये होता है, ये नया ही अक्षर बन गया है, इसको पहचानना भी बहुत कठिन है। उसी प्रकार श्र और ये सारे अक्षर, तो ये हो गया हमारे संयुक्ताक्षरों का परिचय। ठीक है, यहाँ पर फिर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, फिर अनुनासिक, निरनुनासिक, सारे अक्षर अनुनासिक और निरनुनासिक भी होते हैं सारे अक्षर। ठीक है, यकार वगैरह, लेकिन उसमें हम लोग ज्यादा प्रयोग नहीं करते हैं उसका। ठीक है, इस प्रकार का ये नहीं, सारे स्वर अनुनासिक अननुनासिक होते हैं, सारे अक्षर नहीं, केवल सारे स्वर होते हैं। ठीक है, पर उसका अनुनासिकता का अधिक प्रयोग हम इसमें नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया अभी तक का ये भाग खत्म हो गया। इसमें आपको कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अध्यापिका, संयुक्त स्वर 8 या 9 है तो समान स्वर कितने होते हैं, समान उच्चारण वाले स्वर? समान उच्चारण वाले स्वर 3 अ होते हैं, आ टेक्निकली अ आ वो पूछ रहे हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत का। हाँ जी, हाँ, तो वो 3 होते हैं समान वाले, वो अच्छा। सारे। हाँ,
जैसे ई तीन तीन होते हैं, पर क्या भाषा में हम लोग सिर्फ 2 का ही प्रयोग अधिक करते हैं जी, धन्यवाद। जनरली। कोई और संदेह? नहीं। नहीं, कोई और से पूछ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार छोटा सा रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। ये है गुणिताक्षर। आज पिछले सप्ताह हमने केवल अक्षरों का हमने किया था और हमने ये जाना था कि व्यंजन में आकार जुड़ के हम लोग पढ़ते हैं। फिर वैसे ही गुणिताक्षर हम कितने तरह के साउंड से, तो वो जितने भी अच है आ ई उ बस उन्हीं के अंश को, ठीक है, उन्हीं के अंश को हम व्यंजन में जोड़ रहे हैं। इस प्रकार आ का अंश जुड़ा है और ये केवल मात्रा होता है, वो रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, ठीक है। और हमने क्या किया, ये भी मात्रा लिखने के भी एक बार हम देखेंगे गौर से। तो देखिए कुछ मात्राएं लेफ्ट साइड केवल ये एक ही मात्रा आती है, बाकी कुछ मात्राएं राइट साइड आती है। ये मात्रा जो का दीर्घ है, ई दीर्घ है, ठीक है, और ये को और कौ, बस इतने वाले, और विसर्ग, ये सारी मात्राएं राइट साइड आती है अक्षर के, ठीक है। और अक्षर के नीचे क्या आते हैं, कु कु कृ कृ क्ल, ठीक है, यहाँ तक के कहाँ आते हैं, नीचे आते हैं। और के कई, ये जो है ये ऊपर भी थोड़ा अंश आता है, को कौ थोड़ा अंश इसका ऊपर आता है, थोड़ा नीचे रहता है, ठीक है। इस प्रकार मतलब राइट साइड रखी जाने का और थोड़ा सा अंश ऊपर आने का ये है, पूरा ऊपर लिखने के ये 2 ही है, ठीक है। तो इस प्रकार ये भी लेखन शैली के आधार पर, ये पहले नहीं बताया अभी बता रही हूँ, लेखन शैली के आधार पर इसका भी एक विभाग किया जा सकता है। सब बच्चों को पढ़ाते समय आप ये बताएंगे तो उनको विभाग करके सीखने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ई को लेफ्ट में लिखते हैं, ई दीर्घ को राइट में लिखते हैं, ऊ को नीचे लिखते हैं। इस प्रकार आप थोड़ा सा उनको क्लूज दे देंगे तो बच्चे आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर रकार का जो गुणिताक्षर होते हैं बस वो थोड़े से अलग होते हैं, बाकी सब एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। उसका होने के बाद फिर केवल व्यंजनों के संहिता कैसे बनते हैं, तो वो संहिता पर सन्निकर्षः संहिता, तो वो केवल व्यंजनों के संहिता इस प्रकार होते हैं। तो वो अचों के संहिता थे, अच और व्यंजन, ये विभाग था। व्यंजन प्लस गुणिताक्षर होते हैं व्यंजनम प्लस अच, मतलब स्वर, व्यंजनम प्लस स्वर, हाँ, ठीक है, ये गुणिताक्षर होते हैं। और संयुक्ताक्षर क्या होते हैं, व्यंजना प्लस व्यंजना, ठीक है, व्यंजनम प्लस व्यंजनम। इसका अभी हम ये सीख रहे हैं। वो कितने टाइप के होते हैं, वो केवल लेखन शैली के आधार पर, ये साउंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बोलने का अंश है इसमें, उसमें कुछ नया सीखने को नहीं है, ठीक है। केवल लेखन को लेकर और बोलने को लेकर ज्ञ पर कुछ हमको सीखना था, हमने ज्ञ सीख लिया। और एक बात सीखी कि लेखन के कारण उच्चारण दोष कैसे होता है, वो केवल त्र अक्षर का हमको मिला है। कुछ और उदाहरण आपके पास है तो आप लोग देख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये लेखन कारण ना त्रुटि कैसे होते हैं, इसका कुछ और उदाहरण हम अभी अगर इकट्ठा कर सकते तो देखते हैं, ठीक है। कारण त्रुटि एग्जाम्पल्स, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ ताकि कुछ मिले तो आपको कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने ये जाना कि इनके लेखन शैली में कहाँ कहाँ कौन कौन से अक्षर लिखते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ पूरे तरह परिवर्तित, ठीक है, पूर्ण रूपेण परिवर्तितम, ठीक है, ठीक, ये हो गया। इसके बाद हम अभी आगे बढ़ते हैं आज के पाठ में। ये उच्चारण का पूरा एक हमने कोर्स का जैसा कर लिया है, इसको आप लोग आगे त्रुटि ना हो, आगे इस प्रकार का आप जिस प्रकार आपको 2 बार सुनेंगे आपको याद रहेगा, 3 बार सुनेंगे आपको याद रहेगा, 1 बार में याद रहेगा, ठीक है। जैसे फ का हुआ, फ की बात हुई, ठीक है, अ की बात हुई, ये सब आप लोग, और मुंह खोल के जो बोलने की बात हुई थी, उन बेसिक बातों को आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। आ ई इस प्रकार पूरा मुंह खोल के बोलेंगे। इस प्रकार कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, पूरा संस्कृत बोलते समय हम लोग। अच्छा, एक और बात पर हम लोग अभी आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उस अंश को मैं अभी बता रही हूँ, कोई आप में से आगे आइए और उसको पढ़िए, क्या लिखा है यहाँ, कमला, कमला, ठीक है।
ओके गुड। अब कोई हिंदी भाषी इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? कमला, है ना? मतलब वो क्या कर रहे हैं? ये पढ़ रहे हैं कमला। सही कहा मैंने, गलत कहा? ठीक है, यहाँ पर माँ आधा हो गया, एक्चुअली वो लोग ये पढ़ रहे हैं कमला। ठीक है, आप गमला पढ़ेंगे तो गमला मत पढ़िए, गमला ही पढ़िए, क्योंकि गमला हिंदी शब्द है। लेकिन संस्कृत पढ़ते समय कमला ही पढ़ेंगे आप इसको। ठीक है, सारे संस्कृत विद्यार्थियों से ये निवेदन है कि इसको कमला, पूरा माँ भी आधा आधा नहीं पढ़ेंगे, माँ को भी पूरा खोल के पढ़ेंगे, जैसे का बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक एक हुआ, फिर कमला। और और एक था महल, इसको पढ़िए। महल, हाँ, ये एक्चुअली माँ है, इसको महल पढ़ना चाहिए। ठीक है, महल, हाँ, हिंदी हिंदी लोग कैसे पढ़ते हैं इसको? इसको ऐसे पढ़ते हैं, मतलब ये आधा। एक्चुअली इसकी मात्रा में सही वाला लगाती हूँ, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। इसका एक सिंबल इन्होंने दिया है फॉन्ट में, तो आधा अक्षर इसके लिए, ए के लिए ये वाला दिया है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार छोटी ए की मात्रा के लिए ये थोड़ा कर्व्ड ए की मात्रा देते हैं, तो ये तो महल, महल बोलते हैं, है ना? ठीक है, ये हिंदी शब्द है, चल जाएगा। ओके, लेकिन जब इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? इसको भी उसी से बोलते हैं कि महत्व बोलने की जगह इसको महत्व बोलते हैं। इसका कोई महत्व नहीं है भाई, ये महत्व क्या है? ठीक है, इसको हम बोलेंगे महत्व ही बोलेंगे। ये बिल्कुल गलत है, इसको इस प्रकार नहीं बोलना चाहिए। इसको बोलिए, ये शब्द हिंदी है, इसको आप बोल देंगे, लेकिन उसका प्रभाव संस्कृत पर कैसे ना पड़े ये मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये बहुत ही। और अंतिम, अंतिम में अंतिम अक्षर को जैसे ये बीच का अक्षर आधा हो गया, एक ये वाला। ठीक है, एक ये वाली गलती है, और ये पहला अक्षर का आकार को ए बना दिया, एक ये है। और तीसरी त्रुटि है, तीसरी त्रुटि बताती हूँ, वो अंतिम अक्षर को आधा कर देना। ठीक है, अंतिम अक्षर को, जैसे कमल, कमल ही ले लेते हैं। ठीक है, ये अब जब कमला बोलना था तो कमला बोल के माँ को घटा दिया, जब कमल बोलना है तो इसको ये कर देते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं? अंत वाला जो ल है उसको ये पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, अब उस समय क्या हो रहा है? माँ पूर्ण हो रहा है, जैसे कमला, कमल। देखा, इसमें माँ आपको सुनाई दे रहा है पूरा, कमला, कमला, अंतर जान पड़ रहा है? कमल, यहाँ पर ला पूरा है, अगर नहीं भी होता है तो ऐसा कमल। ठीक है, सिर्फ आ की मात्रा ही बचा सकती है। ठीक है, और साउथ के लोग क्या करते हैं? अंतिम अक्षर को कुछ ज्यादा ही लॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, रामा बोलना हो तो वो रामा बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां रुक नहीं पाता है, एक्चुअली वो प्लुत का इफेक्ट है। एक्चुअली बुलाते समय रामा, ऐसा बुलाते बुलाते रामा करके जो दीर्घ बहुत ही प्लुत हो गया, मतलब दीर्घ पे भी एक और मात्रा आ गई है, उसके कारण नॉर्मल जो बोलना है उसको भी आ दीर्घ मिला के दक्षिण भारतीय बोलने लगे। ये सब ये उत्तर भारतीयों की, स्पेशली हिंदी, क्योंकि मैंने मराठी में भी अधिक नहीं सुना है, मराठी गुजराती में भी मैंने ये वाला फीचर अलग से मैंने ध्यान नहीं दिया है, शायद ज्यादा नहीं है, केवल हिंदी भाषा क्षेत्रों में से ये समस्या आती है। ठीक है, और ये रामा जो बोलने का है वो भी गलत है, न ही ये राम है। ठीक है, ये न ही राम है, न ही रामा है, समझ गए? ये जैसे रामा नहीं है बोलते हैं, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। हर हिंदी ग्रुप में मैंने इसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हुए सुना है कि दक्षिण भारतीय इसको गलत बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है, दक्षिण भारतीय रामा को गलत बोलते हैं, अंतिम अच को उन्होंने कुछ ज्यादा ही खींच दिया, लेकिन हिंदी भाषी भी कोई सही नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो अंतिम अच को आधा खा गए हैं। ठीक है, वो हिंदी भाषा के शब्दों के लिए सही है, पर इसका कभी भी प्रभाव संस्कृत पर नहीं पड़ना चाहिए। तो संस्कृत बोलते समय दक्षिण भारतीय भी उसको रामा बोलेंगे, उत्तर भारतीय भी उसको रामा ही बोलेंगे। ये आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, क्योंकि इसका प्रभाव अगर संस्कृत पे पड़ने लगा तो मंत्रोच्चारण के समय आप सोच लीजिए, कुछ मंत्रोच्चारण करना है, ठीक है, तो मंत्रोच्चारण करते समय
आप पर कितना प्रभाव पड़ेगा एक बार सोच कर देखिए, उसका उल्टा इफेक्ट होता है। ठीक है, और उच्चारण के प्रामुख्य के बारे में, उच्चारण क्यों मुख्य है, कितना वो महत्वपूर्ण है, इसको समझाने के लिए तो बहुत और अधिक समय लगेगा। बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि जहां जहां पर हमारा जीभ जाके लग रहा है, उस जगह से संबंधित जो नाड़ियां है, बहुत सहस्र नाड़ियां पूरे मुख में, हमारा जो मुख है वो सबसे मुख्य भाग होता है। क्यों होता है? मुख्य शब्द भी मुख से ही बना है, जैसे मुख तुल्य, मुख जैसा जो होता है वो मुख्य होता है, मुख्यवत। ठीक है, तो मुख्य, मुखवत मुख्य, तो वो मुख्य जो है वो इतने इतना मुख्य है कि इसके अंदर कई सारी नाड़ियां जुड़ी हुई होती हैं, और हमारे बोलते बोलते जीभ जहां जहां पर जाके लगा, वो जाके एक एक इफेक्ट पैदा करता है, एक एक जनरेट करता है इफेक्ट मंत्रोच्चारण के समय। ठीक है, अब उस मंत्र को आप जब कर रहे हैं किसी इफेक्ट के लिए, ठीक है, किसी प्रभाव को आप चाहते हैं कि आपके अंदर कुछ परिवर्तन आए, या कुछ आपके जीवन में कुछ आप चाह कर वो कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, और बार बार आप उसको गलत बोल रहे हैं, तो आपको विरुद्ध फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब वेद में एक उन्होंने क्या किया था, वृत्र का, वो वृत्रासुर के वध के लिए बताते हैं ना, तो एक उन्होंने एक बहुव्रीहि का जो स्वर लगाना था, वहां पर उन्होंने तत्पुरुष का स्वर लगा दिया, और उसके कारण उनको पूरा उनका उल्टा पड़ गया था। तो वो जो स्वर एक छोटा सा, जहां पर उदात्त बोलना था वहां पर उन्होंने अनुदात्त बोल दिया, तो उसका उनका पूरा हनन हो गया, उनका पूरा नाश हो गया। ऐसा वेद मंत्र के बारे में। चलिए वो स्वरों का विषय है, पर मंत्र मंत्र होता है ना, मंत्र को गलत नहीं बोलना चाहिए ना। तो अभी हम लोग वैसा कर रहे हैं, और उन मंत्रों का दुष्प्रभाव हम पर पड़ रहा है, और हम मंत्रों को गलत बोल रहे हैं, हमारा उच्चारण हम सही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का अच्छे से आप ध्यान में रखकर, इसको आप बार बार आपसे विनती करती हूँ, इस बात को कभी नहीं भूलिएगा। जब भी आप संस्कृत पुस्तक में पढ़ने के लिए कुछ आप निकालते हैं, तो इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखिएगा कि अभी हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत को संस्कृत की तरह पढ़ेंगे। इनफैक्ट हमें संस्कृत बोलना चाहिए, संस्कृत, या चलो ठीक है संस्कृतम ही बोल दीजिए, संस्कृत मत बोलिए, वो कृत नहीं है। ठीक है, आपको जब हिंदी बोल रहे तो हमें बहुत आनंद आ गया, तो आप आनंद आ गया बोल दीजिए। हाँ, अत्यंतम आनंदितास्मि, ऐसा बोलते समय आनंदित है वहां पर, तो आनंदित बोलिए। ठीक है, आनंदित भावः, आनंद भावः, आनंद भावः ऐसा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे एक भगवत गीता श्लोक है, उसको आप ध्यान से सुनिएगा, मैं मजाक के लिए नहीं बोल रही हूँ, ऐसे ही पढ़ते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, ऐसा कोई श्लोक है। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपासते, ये मैंने सुना है एक उत्तर भारतीय से, मुझे बड़ी दया आई और मुझे दुख भी हुआ। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम पर्युपास्ते, अब ये क्या है भाई? ये संस्कृत है? आप स्वयं सोच लीजिए पूरा अर्थ कैसे बदलता चला जा रहा है। एक अकार आप निकाल देंगे उसमें से, वो अव्यक्त की बात कर रहे हैं और ये व्यक्त की बात कर रहे हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम व्यक्तम, व्यक्तम पर्युपासते कि अव्यक्तम पर्युपासते, आकार को निकाल दिया उधर से। अब आप उस पर पढ़ने वाला भगवत गीता माँ का कितना अपमान होगा, कितना अर्थ बदल जाएगा, आप एक बार उस पर सोच कर देखेंगे। गीता माँ को कितना दुख होता होगा जब हम ऐसे पढ़ते होंगे उनको उठाकर। ठीक है, तो आप इस बात से काफी ये कोई छोटी सी बात नहीं है, आप इसको अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए। मैम, राम का सही उच्चारण क्या है? राम, रामा, 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 आ लगाना है। आ बोलेंगे, आ, राम, हाँ, रामा। कोई भी मध्य में भी आए तो कमला, महल को छोड़ दीजिए, तो हिंदी है महत्व, महत्व, वो कहीं पर भी है आ ही रहेगा उसका साउंड, कमला, कमला, रामा। हाँ, ऐसा। अगर हमको संस्कृत में करना है तो देखिए इसको परिवर्तनम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कैसे पढ़ रहे हैं? परिवर्तनम। ठीक है, वर्तनम ऐसा बोल रहे हैं।
ठीक है, ये गलत है। मैं ये कह रही हूँ कि वहां पर भी अंत में ही नहीं, अंतिम, जैसे उनको आधा करना हो संस्कृत में तो वो लोग इसको ही हलंत को ही लगा देंगे साक्षात, उनको करना हो तो। ठीक है, उन्होंने नहीं कर रहे हैं, उन्होंने हलंत नहीं लगाया है बीच में, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? परिवर्तनम। जैसे री में आपको मात्रा दिख रही है, उसी प्रकार जैसे मैंने बताया आपको क प्लस अ ही क होता है ना? तो ये र त अ है ना इसमें, ठीक है। जैसे ये त्वक्षरम निर्देश्यम है, श्यम अव्यक्तम, ठीक है, अव्यक्तम, ठीक है, पर्युपासते, ये है आपका। तो इसमें ये त्वक्षरम निर्देश्यम बोल रहे हैं, तो ये इसमें क्या है? म, एक्चुअली ये लेटर में क्या है आपके पास? म प्लस आ है ना, आ को कैसे बोलना है? आ, तो म प्लस आ, ये हो गया म। तो आप इसको म कैसे बोल सकते हैं? ठीक है, ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम, यहाँ पर म प्लस अ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है संस्कृत में, क्योंकि कई सारे जगह पर हमको अम आता है, और अम आने के तुरंत बाद अगर स्वर आया तो वो स्वर से जुड़ जाता है। जैसे री है, ठीक है, क प्लस अ क है, री क्या है? री इज इक्वल टू र प्लस ई, है ना? तो इधर तो हम गलत नहीं कर रहे हैं, री को री बोल रहे हैं, तो का को क्या, का क्यों नहीं बोल रहे हैं? रा को रा क्यों नहीं बोल रहे हैं? अंत में आया तो उसको आधा क्यों? जैसे लक्ष्मण है तो लक्ष्मण बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं बोलना, लक्ष्मण, ठीक है। तो न में न प्लस आ है ना, इसीलिए उसको लक्ष्मणा बोलेंगे। तो कोई भी अंतिम लेटर को आधा करना नहीं, बीच के अंतिम का लेटर अगर अगर ऐसा है, एक मिनट, कोई और लेते, लक्ष्मणा नहीं, हाँ युवराज, हाँ ये भी मैंने सुना है, इसको क्या बोलते हैं? युवराज, युवराज बोलते हैं। ये युवराज है कि युवराज है? युवराज है ना, वह में आ है ना, युवराजा। तो ये संस्कृत पढ़ते समय आप क्या बोलेंगे? युवराजा, ठीक है। तो वो प्लस अ है इसमें, यहाँ पर ये अंश को आप भूलना नहीं कभी भी भूल से। युव अ है तो युवा, युवा राजा, ठीक है। और कुछ उदाहरण ले सकते हैं, वही है रावण, कुंभकर्ण, हाँ मेघनाथ है तो मेघनाथ, मेघनाथ बोलते हैं, ठीक है, मेघनाथ। जैसे मैं ये फीचर देखती हूँ कि अगला अक्षर अगर दीर्घ हुआ तो उससे पहला वाला अक्षर को आधा करना भी ये एक फीचर दिखता है, ठीक है। जैसे युवराजा के बगल में, व के बगल में रा दीर्घ है ना, तो व को आधा कर देते हैं, ठीक है। जैसे फिर कोई व को ले लेते हैं, वहन, वहन करना, यहाँ पर तो आधा नहीं हुआ, पहला अक्षर कभी आधा नहीं होता, ठीक है, वहन करना बोलते हैं ना, तो व में ये व आधा हुआ है क्या? तो इस प्रकार उसके स्थान से निर्देश हो रहा है, ना कि अक्षर से। मतलब ये प्रत्येक अक्षर को अगर वो लोग गलत बोल रहे हैं तो मैं बता सकती हूँ कि आप ये इस अक्षर को गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये जो आधा करने का लक्षण है, ये कुछ और फॉर्मेशन में उसको स्टडी करने का कोशिश कर रही थी कि कहाँ कहाँ पर हो रहा है। तो मैंने ये देखा अगला वाला एक बोलने में कुछ दीर्घ वगैरह लग रहा है तो पहले वाले अक्षर को आधा कर देते हैं। वाहन में तो नहीं करे, वह न बोल रहे हैं, वाहन में वा को नहीं करे, न को कर रहे हैं क्योंकि अंतिम है। अगर इसमें मैं ये लगाती हूँ, ठीक है, वहना, तो फिर हा आधा हो गया। आप समझ गए? आप समझ गए? क्लियर है ना अभी? अगर ये है तो वाहन, ये है तो वहना, ह आधा हो गया। तो इसमें और इसमें क्या गलत है? आहना और बहना, इसमें क्या गलत है? क्या ये है? चलो बहना लेते हैं, बहना, बहन, वह का ही बह हो गया है तो उसको बहना बोलते हैं, बहना, ठीक है। हिंदी, हिंदी का शब्द है, इसको मैं बहना ही बोलूंगी इसको, लेकिन फिर भी हा तो आधा हो ही गया ना। हम हा की बात करें, चलो बा को छोड़ दीजिए। तो ये प्रभाव आप इससे बचिएगा, बहुत सीरियस विषय है, बार बार बोल रही हूँ इसका ध्यान से। मैं एक हिंदी की लड़की है, मेरी बहन है, संस्कृत बहन है मेरी, मैं उसको इसका मैं चैलेंज लेकर संस्कृत उसको पढ़ाई हूँ और वो अच्छे से सीख भी गई है। बहुत उसने मेरा कोऑपरेट किया था, उसने बात को समझा था, हाँ ये तो दीदी हम गलत बोल रहे हैं,
फिर उसने इतना कोशिश किया अपने मातृभाषा का प्रभाव से बाहर आने के लिए। रोज रोज हम आधा घंटा बैठ के कुछ ना कुछ संस्कृत पढ़ते थे और लगातार मैं उसका आकार सुधारती थी और लगातार उसका ये बताती थी, पर उसने भी उतने अच्छे से कोऑपरेट किया और वो कुछ ही दिनों में वो सीख गई थी। अब वो अच्छे से बोलती है संस्कृत। थोड़े दिन आप अभ्यास करेंगे ना इस प्रकार का, तो आपके मन में वो बैठ जाएगा। एक टीचर होने के नाते, एक आपकी बड़ी बहन, छोटी बहन, कुछ भी सोच लीजिए, केवल संस्कृत अध्यापिका के नाते नहीं बोल रही हूँ। एक संस्कृत के प्रति मेरी जो अनुरक्ति है उसके आधार पर भी मैं आपकी बहन बनकर बोल रही हूँ कि आप इसका प्रभाव संस्कृत से कम कीजिए, धीरे धीरे पढ़िए। ठीक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो ठीक है हमको नहीं आता है, हम तुरंत कैसे हम अपने आप को बदले, तो मैं आपको एक साइट देती हूँ, ठीक है, एक वेबसाइट देती हूँ जहाँ पर पूरा ये भगवत गीता जी का पूरा उच्चारण दक्षिण स्टाइल में है। ठीक है, दक्षिण स्टाइल में होने के कारण अजंतता रह जाती है उसमें। ठीक है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो उसको ऑडियो चला चला के आप ये देखते हुए आपको पता होगा प्रायः, तो इसमें ऑडियो भी ऑप्शन है और टेक्स्ट का भी, तो दोनों साथ साथ में आप देखते हुए पढ़ेंगे। इसका मैं चैट में देती हूँ, 1 सेकेंड, स्टॉप शेयर कर रही हूँ, मैं इसको चैट में आपको दे रही हूँ। इसका जैसे आप गीता सुपर साइट या गीता IITK ये करके आप इसको सर्च करेंगे, गीता IITK या फिर गीता सुपर साइट, ये इसमें से जो भी आप करेंगे, आपको अगर ये लिंक आता है आपको कॉपी करना तो अपने पास कॉपी कर लीजिए, वरना गूगल में जाके ये लिखे, फिर उसमें भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता फर्स्ट ऑप्शन आता है, उसको चुन लीजिए। ठीक है, तो डिफॉल्ट आपको मैं भी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि वो कैसे दिखता है, इस प्रकार का आपको दिख जाएगा वो। ठीक है, तो आप अभी ऑडियो चला दीजिए, वो पता नहीं यहाँ आपको सुनाई देगा कि नहीं, आई थिंक जूम में नहीं सुनाई देगा, एक बार देखिए, ये आ गया। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, सुनाई दे रहा है आप लोगों को? यस यस, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है, वेरी गुड, देन वंडरफुल, तो पूरा सुनिए। देखा, कीमा कुर्वता, अभी हम लोग क्या बोलते, कीमा कुर्वत बोलेंगे, फिर पांडव को कोई भी पांडव बोलते मैंने नहीं सुना, पांडवा बोलते हैं इसको। ठीक है, माम का पांडवाश्चैव। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? ओके, इस प्रकार इतना ध्यान से आप इसको ध्यान से सुनते हुए आप करेंगे तो कुछ दिन में आपको अभ्यास हो जाएगा। इस सप्ताह आप इसका प्रयोग करके मुझे इसका इफेक्ट बता दीजिए। ठीक है, ये वाला वेबसाइट आप अच्छी तरह देख लीजिए, और इसमें एक और चीज भी है, मैं सच में आपको मतलब थोड़ा एडिशनल नॉलेज भी देना चाहती हूँ। इसको क्लिक करेंगे ना तो सारे देखिए कितने सारे ट्रांसलेशन कमेंट्रीज है, हिंदी ट्रांसलेशन, संस्कृत कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री, संस्कृत कमेंट्री, फिर इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो उसका भी मतलब कमेंट्री का भी ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, तो इतने सारे आप जिसको क्लिक करेंगे, हिंदी ट्रांसलेशन में स्वामी राम सुखदास, तो ये गीता प्रेस का है। ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ शंकराचार्य कमेंट्री बाय राम सुखदास, हरि कृष्ण दास। ठीक है, ये फिर ये ले लीजिए, फिर थोड़ा ये संस्कृत कमेंट्री एक ले सकते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेशन बाय स्वामी गंभीरानंदा, इसको आप कर दीजिए डिस्प्ले सेलेक्टेड कमेंट्री, तो आपको इस प्रकार दिखेगा। तो आप श्लोक भी सुन सकते हैं, इसका अर्थ भी जान सकते हैं, ऑडियो का भी मजा ले सकते हैं, सभी मतलब पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, अर्थ भी जान सकते हैं। तो गीता यज्ञ भी हो जाएगा, आपका उच्चारण शिक्षण भी हो जाएगा, अर्थ का भी आप मजा ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मेरी कक्षा यहाँ पर जो बताना चाह रही थी उतना पूरा समाप्त हो गया है। अभी आप कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। महोदय, सहस्त्र, हाँ, सहस्त्र, हाँ, ये प्रोनाउंसिएशन शुद्ध है? सहस्त्र नहीं, त्र नहीं बोलना चाहिए, सहस्रा बोलना चाहिए, स पे केवल र है, त नहीं है, सहस्रा, सहस्र, सहस्रा, सहस्र, हाँ, ओके, अस्तु। हाँ, हाँ, जहां पर हकार आता है वहां पर भी अकार का उच्चारण बदलते हुए मैंने सुना, सहस्त्र भी बोलते हैं। जहां पर ह आ गया तो बस वो फिर पहला पहला बोलते हैं ना, पहला, हम लोग कुछ साउथ इंडियंस होते हैं तो पहला पहला बोलते हैं, वो भी गलत है, क्योंकि पहला हिंदी शब्द है,
ठीक है, तो उसको पहला ही बोलेंगे हम। लेकिन जब सहस्र आएगा तो उसको पहला की तरह सहस्र नहीं बोलेंगे, समझ गए, सहस्रा बोलेंगे। ओके, तो सहस्रा में अंश था, वो आकार का अंश नहीं था। सहस्र में समस्या ये थी कि ता लगा रहे हैं, मतलब त्रा बना रहे हैं, ठीक है, ये सहस्रा की समस्या थी। धन्यवाद। जी, मैंने आपको कुछ आहत किया हो तो फिर से मैं एक बार क्षमा मांगती हूँ, आवश्यकता नहीं है, फिर भी बोलती हूँ। अपनी भाषा के बारे में थोड़ा भी गलत सुनते हैं तो मुझे भी आहत होती है, आपको भी आहत हुई होगी, तो मुझे क्षमा कीजिएगा आप सब कि ऐसा बोलना पड़ा मुझे कक्षा में, केवल अध्ययन हेतु, केवल संस्कृत के लिए पुनः पुनः मैं बताती हूँ आपको, ठीक है, क्षमा कीजिएगा। चलिए, कोई प्रश्न नहीं दिख रहे हैं, कुछ है तो पूछिए, वरना हम कक्षा यहीं पर समाप्त कर सकते हैं प्रार्थना के साथ। वो वेबसाइट पे सुन कैसे सकते हैं ऑडियो? ऑडियो को मैंने एक मिनट में फिर से शेयर स्क्रीन करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, इधर ऑडियो है ना, ऑडियो दिख रहा है ना, बस ऑडियो पे क्लिक करेंगे, मूल श्लोका इसको क्लिक करेंगे, फिर वो आएगा, एक प्लेयर आएगा, ठीक है, उस प्लेयर को हम क्लिक करेंगे तो चलेगा इस पर, जी ठीक है। ऑटो प्ले कंटिन्यूअस प्ले का भी है, ठीक है, इसको कंटिन्यूअस प्ले करेंगे तो वो अपने आप प्ले हो जाएगा। इधर करेंगे, यहाँ तक ले आएंगे, फिर नेक्स्ट वाला चला जाएगा। दृष्टवात देखिए आ गया, अरे वो चलता है, पता नहीं अभी क्यों नहीं चल रहा है। दृष्ट्वा तो पांडवानेकम्, ऐसा। तो इसका पूरा YouTube में भी है, आप अगर इसमें वेबसाइट में आप श्लोक को पढ़ते हुए सुनेंगे, YouTube में विदाउट शायद टेक्स्ट है एक, इनका नाम है स्वामी ब्रह्मानंद, आप इनका नाम नोट कर लीजिए। इनके चिन्मया मिशन में इनके वो भी मिलते हैं, सीडीज भी मिलते हैं, और पहले तो कैसेट्स मिलते थे, हम लोग तो सब कैसेट्स वाले थे, कैसेट्स पे से सुन सुन के सीखा हमने इनका। और अभी YouTube में भी मैं एक बार देखी थी, वो लिंक एग्जैक्ट अभी ढूंढना मुश्किल है, तो स्वामी ब्रह्मानंदा के नाम से आप ढूंढ के देखिए, अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको पोस्ट करती हूँ, ठीक है, मैं लिख लेती हूँ इसको भी, स्वामी ब्रह्मानंदा का ऑडियो, तो अगर मिलता है तो मैं देती, तो आप बिना पढ़ के भी आप केवल सुनना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कार में जा रहे हैं, कहीं लॉन्ग ड्राइव जा रहे हैं, कुछ और कुछ काम से अभी बस बैठे हुए हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कुछ मतलब घर में कुछ काम, लेडीज है तो घर में खाना पका रही है, वो चला दिया, बस वो सुनते हुए खाना पका लिया, बस वो सुनने का संस्कार भी हो गया, काम भी नहीं रुका, तो दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। इस प्रकार मल्टीटास्किंग कर करके ही हम लोग भी सीखे हैं, आप भी सीख सकते हैं। तो कुछ चैटिंग में कुछ लिख रहे हैं, देखते हैं। धन्यवाद। ओके, ये वाला है क्या, ये वाला, अच्छा एक मिनट में चला के देखती हूँ, 1 सेकेंड, वो है तो अच्छा है, फिर यही सबको दे सकते हैं। हाँ यही है, इन्हीं का है, इन्हीं का, ये भगवद गीता का चैंटिंग केवल ध्यान श्लोकास का है। इसके बाद नेक्स्ट वाला फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर, वंडरफुल वंडरफुल, यही है। देखिए इसमें टेक्स्ट नहीं है, बस वही है, यहाँ ये सही है, ये फर्स्ट वाला चैप्टर लिंक मैं आपको दे रही हूँ, एग्जैक्टली दिस इज द वन, बिल्कुल सही वाला दिया आपने, थैंक यू सो मच, दिस इज द वन। फिर ये फर्स्ट चैप्टर का है, तो आप अपने हाथ में टेक्स्ट रख कर भी आप इसको सुनते हुए कर सकते हैं, या फिर केवल भी सुन सकते हैं। आपको पहले से पढ़ने की आदत है तो आप इसको एक बार सुन सकते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, बस मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, किसी को भी दुख न हो, कोई भी दुख का भागी न बने, ठीक है, चाहे मेरी बातों से हो, चाहे इस पठन से हो, पढ़ के आपको दुख नहीं होना चाहिए, पढ़ के आपको अच्छा लगना चाहिए। इसी कामना के साथ शुभमस्तु, समस्त सन्मंगलानि भवन्तु। धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद।